हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी इन्वायरमेंट एमसीक्यू सीरीज़ है जो उसके मॉक टेस्ट सेकंड के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड 20 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स, हम चैनल पर मॉक टेस्ट 1 भी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने 30 एमसीक्यूज़ कवर किए थे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल पर जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपको क्वेश्चंस जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज पखुई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी लोकेटेड, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ये लोकेटेड है इनमें से ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में। पखुई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इसे और किस नाम से जाना जाता है, पक्के टाइगर रिजर्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसे कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1966 में, यानी कि 1966 में पखुई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को इस्टेब्लिश किया गया था। किस स्टेट में, इनमें से ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, CBD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हैज़ 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स, कार्टेजेना प्रोटोकॉल एंड डैश, यानी कि CBD के 2 पूरक समझौते हैं। एक तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल और दूसरा कौन सा है, इनमें से दूसरा है ऑप्शन सी नागोया प्रोटोकॉल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन सितंबर डैश, यानी कि पहली राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। पहली राष्ट्रीय जल नीति यानी कि फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी को अपनाया गया था सितंबर, ऑप्शन डी 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच द ईयर, यानी कि वायु प्रदूषण पर रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट यानी कि वायु प्रदूषण पर रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम ये लागू किया गया था, इनमें से ऑप्शन है 1981 में, यानी कि 1981 में इसे इनेक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर, यानी कि जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट को अधिनियमित किया गया था, इनमें से ऑप्शन बी 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर डैश, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। ये लागू किया गया था इनमें से ऑप्शन डी 1972 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर, यानी कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इसे इनेक्ट किया गया था, ऑप्शन सी 1980 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्रोविजन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वर मेड अंडर डैश, यानी कि संविधान में पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान किसके तहत किए गए थे। ये किए गए थे इनमें से ऑप्शन डी आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51A जी के तहत किए गए थे। पर्यावरण को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए थे इन आर्टिकल्स में। जहाँ पर फ्रेंड्स आर्टिकल 48 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 क्या है कि प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूवमेंट करना है इन्वायरमेंट का, और सेफ गार्डिंग करनी है फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ की, यानी कि सुरक्षा करनी है वनों और वन्य जीवों की। जहाँ पर जो है स्टेट क्या करेगा, प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करेगा इन्वायरमेंट को और सुरक्षा करेगा किनकी, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की कंट्री में। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, आर्टिकल 48A के अकॉर्डिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 के अंडर है। इसके बाद हमारे पास था आर्टिकल 51AG, इसके अकॉर्डिंग क्या है, आर्टिकल 51AG क्या कहता है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, यानी कि अनुच्छेद 51AG क्या कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखे। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, आर्टिकल 51AG के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द पेरिस एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विद इन द डैश, यानी कि पेरिस समझौता किसके भीतर एक समझौता है। ये है इनमें से ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर, इन शॉर्ट UNFCCC के अंडर। अगर हिंदी में कहते हैं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा सम्मेलन के भीतर जो है समझौता है पेरिस एग्रीमेंट।
जहाँ पर फ्रेंड्स पेरिस एग्रीमेंट क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि है। किस पर है ये अंतर्राष्ट्रीय संधि? बेस्ड है, आधारित है क्लाइमेट चेंज पर यानी कि जलवायु परिवर्तन पर, जिसे अपनाया गया था कब? 2015 में। और इस पर हस्ताक्षर किए गए थे कब? 22 अप्रैल 2016 को, जिस दिन जो है अर्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है अर्थ डे को सेलिब्रेट? 22 अप्रैल को। और इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट कब इफेक्टिव हुआ यानी कि कब से प्रभावी हुआ? 4 नवंबर 2016 से। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द कंट्री ऑन डैश, यानी कि देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब को लागू किया गया था? ये लागू किया गया था इनमें से ऑप्शन बी 2005 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इज लोकेटेड, यानी कि भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन डी न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर इज इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर इन शॉर्ट ITIC लोकेटेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर लोकेटेड है इनमें से ऑप्शन डी हवाई के होनोलुलु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हु वन द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020, यानी कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्यवाही पुरस्कार 2020 किसने जीता था? ये जीता था इनमें से ऑप्शन डी ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने। कौन सा अवार्ड जीता था? यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच नेशन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के राष्ट्रपति के रूप में किस राष्ट्र को फिर से चुना गया है? इनमें से वो नेशन है ऑप्शन बी इंडिया, जिसे री इलेक्ट किया गया है यानी कि फिर से चुना गया है प्रेसिडेंट के रूप में। किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। इंडिया को जो है री इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट के रूप में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और साथ साथ फ्रांस को इलेक्ट किया गया है को प्रेसिडेंट के रूप में। कब किया गया था? वर्चुअल मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए, जो कि 3rd असेंबली थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। वहाँ पर इंडिया को री इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट के रूप में और फ्रांस को इलेक्ट किया गया था को प्रेसिडेंट के रूप में। और दोनों नेशंस को इलेक्ट किया गया है कितने टाइम पीरियड के लिए? 2 सालों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसके लिए है? रिड्यूस करने के लिए है जो निर्भरता है, डिपेंडेंस है लोगों की फॉसिल फ्यूल्स पर, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स के जैसे कि एग्जांपल हैं क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोयला एटसेट्रा, तो इस पर डिपेंडेंस है तो उसको कम करना है और सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन कब हुआ था? 30 नवंबर 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच कंट्री प्रोड्यूस द मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, यानी कि कौन सा देश सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है? इनमें से वो कंट्री है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, उत्सर्जन करती है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। वो है ऑप्शन बी चाइना। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम टॉप 5 बिगेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो जहाँ पर नंबर 1 कौन सी कंट्री है? चाइना, सेकंड पर है यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड पर है इंडिया, फोर्थ पर रशिया और फिफ्थ पर है जापान। तो ये टॉप 5 बड़ी कंट्रीज़ हैं जो एमिट करती हैं, उत्सर्जन करती हैं किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021, यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया था? इंडिया को रखा गया था इनमें से ऑप्शन सी 10th प्लेस पर, यानी कि भारत 10वें स्थान पर रहा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में। और जबकि 2020 में इंडिया कौन से प्लेस पर था? 9th प्लेस पर था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के वर्तमान मंत्री कौन हैं? इनमें से वो हैं ऑप्शन बी राजकुमार सिंह, जो कि करंट मिनिस्टर हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। और इस मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में लोधी रोड पर। और इस मिनिस्ट्री को कब गठित किया गया था? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री को 1992 में, जहाँ पर इस मिनिस्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया था किस नाम से? मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के नाम से। कब? 1992 में। और इसने कब अपनाया अपना करंट नेम जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी? अक्टूबर 2006 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द टारगेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022, यानी कि 2022 तक अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य क्या है? टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का 2022 तक इनमें से ऑप्शन बी 175 गीगावाट, जहाँ पर फ्रेंड्स अब तक इंडिया ने 150 गीगावाट को क्रॉस कर लिया है। और इसके अलावा 175 गीगावाट का जो 2022 तक का टारगेट है कि इतनी जो है एनर्जी प्रोड्यूस करनी है रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से, तो 175 गीगावाट में से 100 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी सोलर एनर्जी से,
60 गीगावाट विंड एनर्जी से, 10 गीगावाट बायो पावर से और 5 गीगावाट जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनसे एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? एनर्जी है जो कलेक्ट कहाँ से की जाती है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन के टाइम स्केल में यानी कि ह्यूमन के टाइम पीरियड में फिर से भर जाते हैं। और ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि अक्षय ऊर्जा के संसाधन कौन से हैं? वो हैं सनलाइट, विंड, रेन, टाइड्स, वेव्स एंड जियोथर्मल हीट यानी कि सूरज की रोशनी, हवा, बारिश, ज्वार, लहरें और भूतापीय गर्मी। ये सभी रिसोर्सेज हैं किसके? रिन्यूएबल एनर्जी के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच कंट्री इम्पोज्ड अ कार्बन टैक्स इन 2019 टू कट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस यानी कि किस देश ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए 2019 में कार्बन कर लगाया था? इनमें से वो कंट्री है जिसने लगाया था कार्बन टैक्स यानी कि कार्बन कर। कब? 2019 में, रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों का जो एमिशंस होता है उसको कम करने के लिए। इनमें से वो कंट्री है ऑप्शन बी सिंगापुर, जहाँ पर सिंगापुर फर्स्ट कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया की जिसने इंट्रोड्यूस किया कार्बन प्राइस, जहाँ पर फ्रेंड्स इस कार्बन टैक्स में 5 सिंगापुर डॉलर चार्ज किए जाते हैं। किसके लिए? जो पर टन ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन होता है उसके लिए 5 सिंगापुर डॉलर का टैक्स लिया जाता है। और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 में। किसके थ्रू? कार्बन प्राइसिंग एक्ट, इन शॉर्ट CPA के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कार्बन टैक्स के अंडर गवर्नमेंट जो है सेट करती हैं प्राइस जो एमिटर्स होते हैं यानी कि जो उत्सर्जक होते हैं हर एक टन के लिए जो ग्रीन हाउस गैसों का वो एमिशन करते हैं। और इसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। डैश इज़ द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च द हॉट एयर बैलून सफारी फॉर टूरिस्ट। इनमें से इंडिया में वो पहला है जिसने लॉन्च किया है द हॉट एयर बैलून सफारी। किसके लिए? टूरिस्ट के लिए। ऑप्शन डी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। इंडिया का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के फेमस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इन्वायरमेंट से रिलेटेड 20 MCQs को कवर किया अपने मॉक टेस्ट सेकंड में। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप चैनल पर जाकर मॉक टेस्ट 1 भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप इन MCQs की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा हमारे चैनल का नाम कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सर्च करने के बाद आपको ग्रुप शो हो जाएगा जहां पर आप ग्रुप पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको फ्रेंड्स वही ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 8000 सब्सक्राइबर्स हैं, जहां पर आपको इन MCQs की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी फ्रेंड्स चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।